मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कुल लगभग 58 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है। तो इसमें देखना है, पहला क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 45 घंटा। सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाना योजना के अनुसार। अगला है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है, और मतलब उद्देश्य कौन सा है जिसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी में नियमित विद्यालयों, मतलब खाली स्थान में हो जाएगा नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। फिर से देखते हैं कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो उसको इसमें से सभी दायित्व को पूरा करना है। कौन कौन? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, फिर पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन करके उसको पूरा करना होगा। इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक का दायित्व है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में यानी एनसीटी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, किसको सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए में है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस चीज़ का बातचीत की गई है? तो आंसर ए हो जाएगा। ज्ञान अस्थाई है और दिया जाता है, ज्ञान अस्थाई है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन? खुली पुस्तक परीक्षा, इसके बाद सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, किसकी ओर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। तो है ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित कौन नहीं है? तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना यह सम्मिलित है, रटने को महत्व प्रदान न करना यह भी सम्मिलित है, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित ए सम्मिलित नहीं, ए वाला सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन ए सम्मिलित नहीं, बाकी सम्मिलित नहीं है। सिद्धांतों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित हो ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये सम्मिलित है, पुस्तक को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना ये भी सम्मिलित है, रटने को महत्व प्रदान न करना ये भी सम्मिलित है। तो यही होगा, लेकिन सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो चूंकि नहीं है इसलिए ए हो जाएगा आंसर कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं को आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है
अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सी आंसर हो जाएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। फिर अगला क्वेश्चन है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है क्या? किस तरह का? तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा संबंधित है किससे? विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो बी हो जाएगा आंसर, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। कहाँ लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चों पर ही पर होता है, 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों पर इस पर भी होता है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों इस पर नहीं लागू होता। आंसर यही नहीं कह रहा है तो इस पर नहीं। इसके बाद बच्चों के नियमित उपस्थिति इस पर भी लागू होता है, लेकिन लागू नहीं होता, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये है, इसके पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना ये भी है, इसे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं है। तो चूंकि नहीं कह रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसका बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना ये भी है। तो नहीं, चूंकि नहीं पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या निहित है? तो एक भाषा, भाषा के लिए निहित है एक भाषा। अगला है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होता है? एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी सी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? तो ये है 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 जो है इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करनी चाहिए? तो उसको आंसर ए हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, इसका उसके प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब किसके सिवाय? सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है और किसको छोड़ के? सिवाय मतलब किसकी नहीं होती उसको देखना है। तो सफल समावेशन के लिए पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, पृथक्करण की आवश्यकता, चूंकि आंसर सिवाय कह रहा है मतलब नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके बी जैसे कि है अभिभावकों की भागीदारी, इसकी जरूरत होती है, क्षमता संवर्धन इसकी जरूरत होती है, संवेदनशील बनाना इसकी भी जरूरत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, इसके बाद खाली स्थान है का एक सशक्त साधन है। तो किसका एक सशक्त साधन है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना ये नहीं होगा, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार करना ये भी नहीं होगा। अगला है सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाना, यही आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाना। फिर अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो है
कक्षा में जो है विविधता का उत्सव मनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि बी आंसर हो जाएगा उचित सरकार दाखिले, मतलब उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद है सी हो जाएगा, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय, लिंग के अनुसार समजातीय। जैसे है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका जरूरत होना चाहिए, किस चीज़ का जरूरत होना चाहिए? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों समावेशन का जरूरत होना चाहिए। विद्यार्थियों और समावेशन दोनों हो सकता है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का जरूरत होना चाहिए और समावेशन का जरूरत होना, विद्यार्थियों का समावेशन की जरूरत होना चाहिए। अगला हो जाएगा, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, क्या विचार हो सकता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय इसका खाली स्थान है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। किसको छोड़ करके सभी प्रश्नों पर मनन करता है? तो पहला है कि क्या एक समावेशी विद्यालय, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? हाँ, ये होगा। इसका क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये भी होगा। इसके बाद क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं, सबको एक साथ ले चल, समावेशी में होता ही है सबको एक साथ शिक्षा देना, तो ये आंसर यही हो जाएगा। अतिरिक्त कहा जा रहा है, तो मतलब इसके छोड़ करके बाकी सब होगा। अगला है, क्या हम शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? हाँ, ये भी अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, इसका आंसर सी हो जाएगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। कहाँ केंद्रित होता है? तो बी हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है कहाँ पर? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मता क्या है? सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म ही, मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी को की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये वाक्य है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार के लिए सही वाक्य हो सकता है? तो क्या है? समावेशी शिक्षा के प्रचार के लिए सही वाक्य हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है
कि इसका आंसर सी हो जाए। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, मतलब समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है, इसका कहना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो डी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। यानी एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंगित करती है। समावेशी शिक्षा क्या इंगित करती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य बच्चे व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समावेशन का अच्छा वर्णन कौन करता है? तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, आरटी राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। इससे पहले देखे थे 45 घंटे। एक सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाने की जरूरत है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 जो बल देता है किस पर? करके सीखने पर, कोई काम करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो वह अनुच्छेद 21A हो जाएगा। डी अनुच्छेद 21A में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मतलब खाली स्थान में किससे प्राप्त की है? तो वह रचनावाद से प्राप्त की। रचनावाद से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। फिर अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इसके खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा जो है समता व समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समता व समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष के? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। 6 वर्ष से यहाँ निःशुल्क एवं क्या है दिव्यांग बच्चों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित करता है। अगला है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसमें केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो क्या यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने की अनुमति करती? यही नहीं है, ये नहीं होगा। तो आंसर चूंकि नहीं कह रहा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। है कौन कौन समावेशी शिक्षा के लिए विशेषता क्या है? यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनकी कक्षा और व्यक्तित्व विकास की ओर सेवा में बदलाव है, ये सही है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ये भी सही है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। चूंकि कह रहा है एक विशेषता नहीं है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, यही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? समावेशी शब्द को, तो समावेशी शब्द में है इसका डी आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो यह किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। क्या निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका आंसर वही देखें, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हो जाएगा, ए हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। फिर अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है डी, विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सी आंसर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वह है आंसर डी हो जाएगा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, इसी पर आधारित है। अगला है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? तो शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही नहीं होगा, ये नहीं है। ऐसा बात नहीं कि निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो है कौन कौन? तो बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, भी है, ये है। शिक्षक की सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय, मतलब शिक्षक को सीखने में अक्षम को, जो बच्चे शिक्षा में अक्षम है उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, भी है। इसके बाद शिक्षक को बच्चों को
को प्रोत्साहित करना चाहिए भी है, लेकिन कह रहा है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो यही है, ए हो जाएगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है। अगला है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, तो 86वें बी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। फिर तो इस तरह से लगभग यहाँ हम 58 क्वेश्चन को देखे हैं जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन था और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।